हम इस समय बैठे हैं गुरुजी सेवा न्यास के इंदौर के मुख्य कार्यालय पर। यहाँ 4 दिनों बाद एक ऐसी सुविधा शुरू होने जा रही है जो इंदौर ही नहीं वरन पूरे प्रदेश के उन गरीब भाई बहनों के लिए हितकारी होगी जो चिकित्सा सुविधाओं के लिए नित्य इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। ये सभी चिकित्सा सुविधाएं उन्हें न्यूनतम दर पर तो मिलेंगी, लेकिन इनके गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे साथ बैठे हैं गुरुजी सेवा न्यास के प्रकल्प संयोजक गोपाल जी गोयल और प्रकल्प संचालक टोली के सदस्य अभय जी शर्मा जी। तो गोपाल जी, पहले हम इसी बात से शुरू करते हैं कि ये जो आप सुविधा देने जा रहे हैं मेडिकल सेंटर की, उसके बाद अलग अलग चरणों में कुछ और फैसिलिटीज़, तो इसका विचार किस तरह से आया और इस विचार को किस तरह से क्रियान्वित किया आप लोगों ने? 1996 में सेवा भारती की स्थापना हुई थी और सेवा भारती की स्थापना उन बंधुओं के लिए हुई थी जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन और संस्कार में की व्यवस्थाओं से दूर थे। तो उसके लिए झाबुआ, अलीराजपुर, कुक्षी, मनावर, कन्नौज, खातेगांव अलग अलग क्षेत्रों में प्रचारक और कार्यकर्ता दोनों ने मिलकर इन चारों विषयों के लिए अपना कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया, विद्यालयों की संख्या बढ़ती गई, अन्य गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां भी उसी के साथ चलती गई। तो ध्यान में आया, जब संपर्क होता है, गाँव में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि हेल्थ को लेकर यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में। और ये जब चिकित्सा के लिए शहर में आते हैं तो यहाँ पर इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको ठीक प्रकार से परामर्श नहीं मिलता, ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं मिलती और भोजन की व्यवस्था नहीं मिलती। हम आए दिन देखते हैं कि इस प्रकार के बंधु जो आते हैं बस से लेकर और चिकित्सा सेंटर में धक्के खाना पड़ते हैं। आर्थिक हानि तो होती है, जनहानि का भी सामना करना पड़ता है। तो फिर 2006 में एक टोली ने बैठकर विचार करा कि क्यों ना इन बंधुओं के लिए ऐसा सेंटर एक इंदौर में खड़ा किया जाए जिससे इन बंधुओं को यहाँ पर इंदौर में आने में न जनहानि न आर्थिक हानि का सामना करना पड़े। तो गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष 2006 में मनाया गया, एक टीम का निर्माण हुआ और उस वर्ष में यहाँ पर ज़मीन खरीदी गई। और जब 2006 में ज़मीन खरीदी गई, जब विचार था कि ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और परामर्श की व्यवस्था हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन समय अनुसार अन्य सुविधाएं भी धीरे धीरे जुड़ती गई और 2018 में ये कार्य प्रारंभ हुआ। क्योंकि कोई भी काम बिना धन के संपन्न नहीं होता, तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से धन संग्रह किया गया और 2018 में आकर ज़मीन को लीगल स्थिति में लाकर और यहाँ पर एक प्रारंभिक रूप में 2018 में 21 जून योग का कार्यक्रम कर और इस जिस कार्यालय में हम बैठे हैं यहाँ की नींव रखी गई और यहाँ पर एक छोटा सा परामर्श केंद्र प्रारंभ किया गया जिसमें एक डॉक्टर सुबह और एक डॉक्टर शाम को बैठते थे। फिर जब हम धीरे धीरे विचार हुआ कि इस व्यवस्थाओं से जो व्यवस्था हम जिन लोगों को देना चाहते हैं यहाँ से परिपूर्ण नहीं होगी, फिर बैठकर विचार हुआ कि कोई न कोई एक बड़ा सेंटर हमको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मुख्य जो प्रकल्प है वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसलिए एक कोई छोटा प्रोजेक्ट अपने को शुरू करना चाहिए, इसकी लागत 5-6 करोड़ आए। तो फिर एक 11,000 स्क्वायर फीट का एक प्लान संदीप जी आरदी जी के नेतृत्व में बनाया गया और कुछ सुविधाएँ जो प्रारंभिक दौर में जिसकी आज आवश्यकता है उसको लेकर फिर 11,000 स्क्वायर फीट का एक डिजाइन प्लान हुआ और उसमें सारी गतिविधियाँ प्रारंभ होने जा रही है, जिसका लोकार्पण हम 9 मार्च को करने वाले हैं। जो गतिविधियां यहाँ पर प्रारंभ होगी, डायलिसिस सेंटर है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, परामर्श केंद्र के 4 केबिन है, 5 केबिन है और योग केंद्र है, आयुष्मान भारत काउंसलिंग सेंटर और कार्ड का निर्माण भी यहाँ पर होगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से न्यूनतम दरों में दवाइयाँ उपलब्ध होगी और पैथोलॉजी और एक्सरे और सोनोग्राफी यहाँ पर ये उपलब्ध रहेगी। अब इनकी दरें क्या होगी, न्यूनतम दर क्या होगी, इस पर भी विचार किया गया
कि जिन वर्गों के लिए है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, भोजन की व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाते हैं, तो हेल्थ से संबंधित व्यवस्थाएं जुटाना उनके लिए कितना कठिन है। जो दूर दराज से यहाँ पर आया हुआ है, आने जाने का किराया भी उसको वहन करना है। तो एक बहुत न्यूनतम दर डायलिसिस सेंटर 400 रुपये का विचार हुआ है, फिजियोथेरेपी सेंटर 100 रुपये का विचार हुआ है प्रति विजिट, और परामर्श केंद्र 10 दिन में एक बार 50 रुपये, ऐसा करके एक विचार हुआ है। योग का विचार हुआ है 300 रुपये, जो स्थानीय लोगों के लिए रहेगा, बाहर से दूर से भी आने वाले ले सकते हैं उसका लाभ, लेकिन 300 रुपये प्रति माह योग केंद्र में प्रति व्यक्ति का शुल्क रहेगा। ऐसा कर कर एक न्यूनतम, निश्चित ही खर्चा अधिक आने वाला है, लेकिन हम सुविधाएं न्यूनतम दरों में व्यवस्था सुचारू बनाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इस दर को मेंटेन करने के लिए एक दानदाताओं से संपर्क करना, उनसे सहयोग की अपेक्षा करना, जन्म उत्सव पर हम क्या डायलिसिस करवा सकते हैं क्या, ऐसा करके एक टीम भी बनी हुई है जो 101 कार्यकर्ताओं की, वो इस दिशा में काम करेगी, जिससे कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्थाओं को स्वावलंबी प्रकल्प के रूप में खड़ा कर सकें। जी, तो ये बताएं कि स्वावलंबी प्रकल्प किस तरह से काम करेगा? तो जैसे मैंने पूर्व में बताया, इसमें हमने 9 श्रेणियाँ बनाई हैं। डॉक्टर श्रेणी है, सीए श्रेणी है, वकील श्रेणी है, उद्योगपति श्रेणी है, युवा उद्यमी श्रेणी है, शिक्षा श्रेणी है। और ये जो कार्यकर्ता हैं ये लगातार इस प्रकल्प से जुड़े रहती हैं, सक्रिय भूमिका इनकी रहती है। बैठकों के माध्यम से इनके बीच में विषय जाता है कि हम इस प्रकल्प, चूँकि प्रकल्प तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इनको ही चलाना है, तो फिर इन कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या? तो इन कार्यकर्ताओं की भूमिका यही है कि इस प्रकल्प से लोगों को जोड़ना। तो इनके बीच में जन्मोत्सव की बात आती है, पुण्यतिथि की बात आती है, शादी की सालगिरह की बात आती है, और इन बातों को समाज के बीच में रखना, और इस अवसर पर इस प्रकल्प पे हम आर्थिक कितना सहयोग कर सकते हैं, इसकी बात रखना। तो ऐसी जब बात उनके बीच में जाती है, और इसको लेकर सिर्फ बात ही नहीं रखना, इस प्रकल्प का दर्शन भी कराना। तो यहाँ पर कई लोग जब प्रकल्प दर्शन के लिए आते हैं तो निश्चित ही उनका भाव जगता है, तो फिर यहाँ पर कहकर जाते हैं कि 100 वर्ष भर में 100 डायलिसिस हमारी तरफ से रहेंगे हमारी शादी की सालगिरह पर। पर जब ऐसी बात आती है और ऐसा जब सभी श्रेणियाँ इस दिशा में काम करती है, तो निश्चित ही परिणाम सार्थक हमारे को प्राप्त होते हैं। एक पार्ट तो ये है। दूसरा, हमारी जो सीए श्रेणी है वो ये दूसरा पार्ट ये है उस श्रेणी का कि शहर और आसपास की इंडस्ट्रियाँ, पीतमपुर में है, सांवेर में है ना, अपने देवास में है, इन इंडस्ट्रियों के डायरेक्टरों से मिलना, बातचीत करना, उनको हम किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका प्रेजेंटेशन तैयार करना, और वो क्या केपेक्स में ओपेक्स में भूमिका निभा सकते हैं क्या सीएसआर फंड के माध्यम से, वो भी एक पार्ट है। तो उसमें भी काफ़ी लोग हमसे धीरे धीरे जुड़े हुए हैं। जैसे सिम्बायोटिक कंपनी के डायरेक्टर हैं अनिल जी सतवानी, उन्होंने काफ़ी सहयोग हमको करा है। उन्होंने 5 डायलिसिस मशीन हमारे को इस प्रोजेक्ट के लिए दी है, और ये भी बोला है कि हम ओपेक्स में भी 1 वर्ष का हम आपको देंगे, कि जितना खर्चा 1 साल में आएगा उसका भी हम आपको सीएसआर फंड के माध्यम से देंगे। तो ऐसे भी कंपनी धीरे धीरे उनकी कंपनियों में जाकर उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना, उनसे बात रखना, उनको प्रकल्प दर्शन कराना और इस व्यवस्थाओं से उनको जोड़ना। तो गुरुजी सेवानास के इस मेडिकल सेंटर का लोकार्पण 9 मार्च को होने जा रहा है। तो अभय जी बताएं कि ये लोकार्पण कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम होगा। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह श्री सुरेश जी सोनी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में जिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपति ने और समाज के उच्च वर्ग ने जो हमें सहयोग दिया है, वो सब वर्ग भी उपस्थित रहने वाले हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं की टोली उसमें उपस्थित रहने वाली है।
और 9 मार्च को यह 4:30 बजे से 7 बजे तक का ऐसा प्रोग्राम होगा। 1.5 घंटे का मंचीय कार्यक्रम होगा, प्रकल्प दर्शन होगा, प्रकल्प का लोकार्पण कार्यक्रम होगा। सेवानास न्यास का ये इकलौता यह पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। योजनाएं काफ़ी बड़ी हैं, लोगों को होने वाले लाभ काफ़ी बड़े हैं। तो गोपाल जी ये बताइए कि जो अगले चरणों में आपके प्रोजेक्ट आएंगे वो किस तरह के होंगे और कब तक उम्मीद की जाए कि वो लोगों को इसका फ़ायदा मिलने लगेगा? तो 9 मार्च को लोकार्पण के साथ जो सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ होगी उसकी तो जानकारी हमने आपको अभी दी है। उसके बाद ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था। ठहरने की व्यवस्थाओं में 100 कमरे, एक कमरे में 3 लोगों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी, पेशेंट और 2 उनके सहयोगी, और उनकी भोजन की व्यवस्था। बीमारियों के लिए जब इंदौर में आता है कोई बाहर का बंधु, डॉक्टरों से बात होती है, इलाज शुरू होता है, तो फिर उनको फिर ये भी बताया जाता है कि आप 5 दिन यहीं रुकिए कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद फिर दिखाने आना। तो उसके लिए आने जाने का खर्च उठाना और वापस वहाँ जाकर आना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उस दृष्टि से भी विचार किया गया है, और एक दिन रुककर भी अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करता है, तो उस प्रकार से भी विचार किया गया है। और उनकी एक सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था बने, ये भी एक विचार किया है कि वो सम्मान के रूप से यहाँ पर निवास की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था दोनों उसको मिले। जैसा कि मैंने बताई है कि एक ऑडिटोरियम भी इसमें बनेगा। शहर भर में अनेक कार्यक्रम होते हैं, जिससे थोड़ा सा एक विचारों का संप्रेषण जिसको कहते हैं कि वो भी एक बहुत आवश्यक रहता है। ये जितना बड़ा प्रकल्प है कि यहाँ पर लगभग 200 से 250 एम्प्लाई बड़े प्रकल्प के साथ रहेंगे, तो उनके लिए भी कोई कार्यशाला लगाना, कोई उनके बीच में बौद्धिक के कार्यक्रम करना, जिससे वो जो काम कर रहे हैं उनका स्किल्ड बढ़े, उनका कौशल बढ़ेगा, तो निश्चित ही जो हम चिकित्सा सेवाएं देना चाहते हैं वो हमारे को उस मरीज में स्वस्थता के रूप में दिखेगी। तो उस दृष्टि से एक ऑडिटोरियम का भी विचार कर रहा है। अब बंधु बाहर से आया है, बाहर वालों को न्यूज़पेपर पढ़ना या टीवी चैनल देखना इतना उनका स्वभाव भी नहीं रहता, और ना उनको जानकारी लग पाती है, भले सुविधाएं पहुंच गई हो। तो उनको मध्य प्रदेश की हिस्टोरिकल पहले से, धार्मिक पहले से उनकी जानकारी से अवगत कराना, और मध्य प्रदेश में चल रहे सेवा कार्यों की जानकारी से भी अवगत कराना कि इतनी सेवा गतिविधि मध्य प्रदेश में अन्य अन्य संस्थाओं के माध्यम से चल रही है, जिसके कारण उसके अंदर मध्य प्रदेश में रहने का एक उसको गौरव भी हासिल हो, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सेवा का भाव जागृत हो कि इतनी सेवाएं लोग करते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक सेवा के रूप में इस भारत में खड़ा हो सकता हूँ क्या, ऐसा करके भी ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर सारी वैकल्पिक चिकित्साएं, एलियोपैथिक के बल पर स्वस्थ मानव समर्थ राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। आयुर्वेदिक का भी एक अपना महत्व है, होम्योपैथिक का भी एक अपना महत्व है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी अपना महत्व है। कई बीमारियां ऐसी रहती है जो कठिन रहती है, जटिल रहती है, लेकिन उनका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में आसानी से होता है। उस ओर भी मनुष्य को प्रेरित करना कि इस ओर भी जाया जा सकता है, जो बहुत न्यूनतम खर्च में होता है। एलियोपैथिक में कहीं भी कितना भी करें उसकी का आर्थिक बजट बिगड़ता ही है, लेकिन इन वैकल्पिक चिकित्साओं से के माध्यम से भी उसको स्वस्थ रखने का न्यास प्रयत्न करेगा। तो इस प्रकार की गतिविधियां 2025 संघ के जन्म शताब्दी वर्ष, संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, और 2025 संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस प्रकल्प का लोकार्पण करेंगे, ऐसा न्यास के कार्यकर्ताओं ने विचार करा है। जिस दिन लोकार्पण हो रहा है उस दिन और गरीबों को किस तरह से आप फ़ायदा देने जा रहे हैं? अन्य सुविधाओं के साथ आयुष्मान भारत योजना का जो हम यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर चालू कर रहे हैं, उसमें पीपलियाना चौराहे पे शांति नगर बस्ती है, जिसमें 5000 परिवार यानी 25,000 लोगों की एक बस्ती है। गरीब और वंचित वर्ग समाज का वहाँ पर रहता है,
उसमें से एक परिवार के 4 सदस्यों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड वहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें 5 लाख तक का इलाज सरकार की तरफ से फ्री किया जाता है। इसमें गंभीर बीमारियां तथा शल्य चिकित्सा तक, यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी और हार्ट रिप्लेसमेंट तक के खर्चे सरकार की तरफ से उसमें रिएम्बर्स किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी होती है। तो यहाँ पर जो हम आयुष्मान भारत योजना का काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो नए कार्ड इसमें बनाए जाएंगे जिन वर्ग के कार्ड नहीं हैं। पहली बात तो जिसको बनाना है वो एलिजिबल है कि नहीं, उसको यहाँ पे काउंसलिंग दी जाएगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और एलिजिबल हैं तो आपका कार्ड हम बनाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी कार्ड हैं आयुष्मान भारत योजना के, तो उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे किसी भी प्रकार का कंसेशनल फीस भी नहीं ली जाएगी, निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा। गुरुजी, न्यास के गोपाल जी और अभय जी को का धन्यवाद एक्सपोज लाइव टीवी से बात करने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पवन राठौर।